क्वेश्चन पूछना है फटाफट, डोंट वेस्ट योर टाइम। यस कर सकते हैं, विदाउट फ्रेमवर्क भी टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर सकते हैं जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था, लेकिन फिर भी हमें वैसे नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट एडवाइजेबल। करने को तो कर सकते हैं लेकिन दिस इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि फ्रेमवर्क में करोगे, क्योंकि टेस्ट केस ऑटोमेट जब आप करते हो तो लॉन्ग टर्म के प्लानिंग करते हो आप, तो उसकी मेंटेनेंस कम होना चाहिए, टेस्ट केस क्विकली ऑटोमेट होना चाहिए, जिससे कि दूसरा बंदा भी आके उसको इजीली समझ सके, मेंटेन कर सके, तुम्हारे पे डिपेंडेंसी ना हो। तो इसलिए यू हैव टू यूज सम फ्रेमवर्क। तो इसलिए फ्रेमवर्क तो चाहिए। फ्रेमवर्क से एक फायदा क्या होता है कि आप एक कंसिस्टेंट अप्रोच यूज करते हो। सब अपनी मनमानी नहीं कर सकते कि तुम डेवलपर आए तुम अपने हिसाब से लिखो, तुम आए तुम अपने हिसाब से लिखो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे तो तुम पूरा रायता फैला दोगे। तो आप एक रूल से बंधे रहोगे तो रूल सबको फॉलो करना पड़ेगा ना, कि भाई फीचर फाइल है तो फीचर फाइल यही रहेगी, स्टेप डेफिनेशन यही रहेगी, फंक्शंस वही हैं। तो कुछ भी खोजना है तो तुम जाके खोज सकते हो, और कोड रीयूज भी तो होगा। अगर फ्रेमवर्क में काम करे, दूसरे ने कोड लिखा, उसको तुम यूज कर सकते हो, तुम्हारा कोड वो यूज कर सकते हो, कोड रीयूजेबिलिटी हो गई, मेंटेनेंस कम हो जाएगी, जल्दी से जल्दी आप ऑटोमेट कर पाओगे। स्टार्टिंग थोड़ी भले ही टाइम लगता है, क्योंकि लोगों को अभी जो बिगनर्स होते हैं उनको साथ प्रॉब्लम क्या होती है, यार अभी फ्रेमवर्क बनाने में इतना टाइम, फिर ये टेस्ट केस लिखो बहुत टाइम लग रहा है, इससे बढ़िया तो अभी हम लिख के खत्म कर दिए होते थे। दैट इज अ शॉर्ट टर्म प्लान। क्योंकि फ्रेमवर्क में क्या होता है कि जैसे जैसे फ्रेमवर्क बड़ा होगा तुम्हारा ऑटोमेशन का टाइम कम होता जाएगा। क्योंकि सपोज करो कि फंक्शंस बन गए, जब तक फंक्शंस नहीं बने हैं तब तक तो टाइम लगेगा, फंक्शन भी लिखना पड़ रहा है। लेकिन एक बार सारे फंक्शंस बन गए, सारे पेजेस के आपने लोकेटर सारे सेट कर रखे हैं, राइट, फिर सोचो तुम्हें टेस्ट केस ऑटोमेट करने में कितना टाइम लगेगा। सिर्फ कॉल करना है बस, हर चीज का, कुछ नहीं करना। एक्सेल में डेटा डाला, स्टेप डेफिनेशन जनरेट किया, कॉपी पेस्ट किया, फंक्शन कॉल किया, काम खत्म। तो जैसे जैसे फ्रेमवर्क बढ़ता जाएगा ऑटोमेशन की स्पीड बढ़ती जाएगी और मेंटेनेंस कम होता जाएगा। तो पता लगा 1000 टेस्ट केस हो या 10,000 टेस्ट केस हो, मैनेज करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फ्रेमवर्क नहीं यूज किया तो 10,000 टेस्ट केस को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रायता फैलाओगे तो समेट नहीं पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Right. So test environment, if you want to handle the test environment, so test environment handling means like you have to perform the testing on different environments. Like suppose maybe you have to test your projects, like you have to test the applications like dev environment. Then again, you have to test your applications on QA environment. Again, might be you have to test on UAT environment. And sometimes also you have to do the testing on prod. Right? So prod, definitely I don't recommend to use your automation script over the prod productions, but at least 3 environments, dev, QA and UAT. So here mostly people are using UAT environments for testing because that is crucial, right? And same time, then the buzzword in the market is shift left. Shift left. That means if before testing in UAT, if you can perform testing over the QA or dev environment, then you will catch the defect early in the stage. And once you will catch the defect early in the stage, immediately developer can fix it. तो जो प्रोडक्शन पे रिलीज टाइम है वो शॉर्टर हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा। That could be the benefit. That's why industry is moving to the shift left. कि early in the stage जितने जल्दी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी उतना अच्छा प्रोडक्शन पे जाएगा, मतलब कोड प्रोडक्शन लीकेज हमारा जो है वो कम हो जाएगा। That's why you need to perform shift left, and shift left means you are going to perform your testing on multiple environments, like different environments. So this is called different environment handling. Now how your framework will handle, right? So if you want to test your application on different environments, so there could be the URL differences, there could be the data differences, right? Two things only, functionality will remain same. So in your framework, you have already given the URL options in configuration file, config file, where you can easily change the URL or you can pass the URL from Jenkins. In Jenkins also, you will have option to select the environment, right? Select the environment, select the particular, what I can say, URLs, select the browsers. So similarly, you can pass the test data as well. You can select the what test data you have to read. So if you have option, you can pass the XLS file as well. So this Excel file have all those data related to this environment. So वो data read होगा run time पे. So accordingly, your framework will be capable to handle all those things. Easily you can perform your testing.
There is no challenge. Just you have to make a plan. Everything should be configurable. Clear? Next question. Right. So if you want to explain your project, so definitely you should have knowledge about this project, right? I don't know which project you are working on. So suppose I can give you one example that is a common project. So everybody can understand. Either it could be vTiger. If still you don't know the vTiger, let's talk about Flipkart. That is e-commerce based platform, right? So here, if you want to explain your project, then first you have to tell the project name. This is the project, right? And what domain it is. So suppose this is the e-commerce domains. So I'm talking about the Flipkart. Flipkart is totally based on e-commerce domain, right? Where generally what is product generally used for? ये product हम use क्यों करते हैं? Basically shopping, right? So if any customer want to purchase any product online, they can do easily via this portal. So there is options like first customer has to onboard, like customer can perform sign up operation, then customer can log in, customer can search any of the product based on the need. There is a search option, right? So we are selling all the product. Either it could be category, like if you have a specific category, you can define that. Like we are selling only these type of categories, maybe. But if you have many categories, you can also explain what category you are using there. Like we have electronics, we have clothes, we have a women, men's, watch, many things, right? So you have categories. So based on category, you can search any product. You can use the filters. You can search based on the price. You can put the filter based on the delivery. You can put the delivery code, pin codes, etc., whatever, right? So based on that pricing, then you have to click on add to cart, and then you have to add your addresses, whatever you have to select, and you have to make the payment. So this is the main flow of that application. So you have to explain your main flow of the application, what exactly you are doing in that product. So अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का पर्पज क्या है? सिंपल सा पर्पज को समझना चाहिए ना, उस प्रोडक्ट का काम क्या है? जैसे अगर मैं कहूँ कि यात्रा.com एक एप्लीकेशन है या जोमेटो एक एप्लीकेशन है, तो वो प्रोडक्ट का पर्पज क्या है? पर्पज को पहले समझ लो प्रोजेक्ट का। तो जोमेटो का पर्पज ये है कि ऑनलाइन फूड सेलिंग, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है इनफैक्ट। ना उसके पास कोई रेस्टोरेंट है ना कुछ नहीं है। वो क्या करता है कि सारे रेस्टोरेंट से कनेक्टेड है। कस्टमर कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है, कोई भी फूड प्लेस करता है, तो वो डायरेक्ट रेस्टोरेंट में ऑर्डर देता है, वहां से उसका डिलीवरी बॉय जाता है, पिक करके डिलीवर करता है। ये इसका मेन बिजनेस है। तो तुम प्रोजेक्ट का मेन वर्क फ्लो समझना पड़ेगा कि ये क्यों है। अगर जब तक वही नहीं समझ में आए तो तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म। तो आपको फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग इन दैट प्रोजेक्ट। तब वो आपको समझ में आएगा, तब फर्दर में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे ये होता है। देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योर मॉडल्स। सपोज करो कि अगर मैं वी टाइगर की बात करूं, दिस इज द सीआरएम प्रोडक्ट। और सीआरएम का काम क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोडक्ट सेल करना, और सेल्स करने के बाद भी उसको सपोर्ट देना, पूरा जो मैकेनिज्म परफॉर्म होता है वो क्या हो गया हमारा सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो हमें एक एसी खरीदना है, तो एसी अगर मान लो ये कंपनी वोल्टास है, तो वोल्टास पहले क्या करती है, हर एक कंपनी अपना हर पार्ट नहीं बनाती, वो पार्ट दूसरी दूसरी कंपनी से भी असेंबल होते हैं। जैसे टीवी है, हो सकता है इसका पैनल किसी दूसरी कंपनी का हो, इन्होंने असेंबल किया है, ब्रांड अपना दे दिया है। जैसे आईफोन का हर पार्ट वही नहीं है ना, चाइना से भी तो बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट कहाँ से। तो पहले इन्वेंट्री होती है सिस्टम में, तो इन्वेंट्री में इसके जितने भी पार्ट्स हैं, दे हैव टू कलेक्ट द पार्ट्स। फिर इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे कि कितना की स्टॉक है इनके पास, किस चीज का, राइट। देन इन्वेंट्री के बाद सारे स्टॉक्स आ गए इनके पास, सारे प्रोडक्ट्स के पार्ट्स आ गए, फिर असेंबल होगा ये प्रोडक्ट, रेडी हुआ, असेंबल होकर टेस्ट हुआ। अब उसके बाद उसको बेचना है, तो बेचने के लिए सेल्स टीम आएगी पिक्चर में, सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स टीम जाएगी मार्केट में या स्टोर्स पे, सबको बोले कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसको आप परचेज कर सकते हो, ये खास बात है इसमें। तो कस्टमर से बात किया, कस्टमर को रेडी किया, तो रेडी किया तो आके लीड की इंफॉर्मेशन डालेगा कि हमें ये लीड मिली। जैसे स्टूडेंट हमारे लिए लीड हुए ना, कि ये इंक्वायरी करने आया, ये लीड हमारे लिए हो गई। अब मैंने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में पर्टिकुलर एक्सप्लेन किया, उसको अच्छा लगेगा तो लेगा। वो डिपेंड करता है कन्विंस कितना अच्छे से तुम करते हो सेल्स पावर में, राइट। सो इफ कस्टमर इज सेटिस्फाइड, डेफिनेटली ही विल परचेज योर प्रोडक्ट। फिर वो जब परचेज करेगा तो आप उसका ऑर्डर प्लेस करोगे सिस्टम में। तो लीड पहले बनाया, लीड से हैंडलिंग की, फिर उसका ऑर्डर क्रिएट किया,
ऑर्डर क्रिएट किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब फिजिकली जाके उसके सिस्टम, उसके लोकेशन पे इंस्टॉलेशन होगा, इंस्टॉलेशन हो गया। अब इसके बाद इसको आपको सपोर्ट भी तो देना है जब तक आपने वारंटी दिया है इसका, कि अगर आपने 2 years की वारंटी दिया है तो इस नंबर पे कॉल करेगा तो फ्री विजिट करके वो फिक्स करके जाएंगे। तो इसका हो गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोडक्ट का वारंटी पीरियड जब तक थी तब तक कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। वारंटी एक बार खत्म हो गई, फिर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल खत्म वहीं से। ये नहीं कि जिंदगी भर तब भी वो आएगा, आएगा तो बुला सकते हो, लेकिन वो एडिशनल थर्ड पार्टी के थ्रू आएगा, उसका चार्ज लेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो पूरा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कहाँ मैनेज होती है? सीआरएम में। या इसको बोल सकते हैं कि सीआरएम इज ए पार्ट ऑफ ईआरपी टूल। ईआरपी मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो उसको एक ईआरपी के अंदर सब कुछ आ जाएगा। जैसे अभी इस सीआरएम में मान लो इन्वेंट्री नहीं है, बिलिंग नहीं है, हेल्प डेस्क सिस्टम नहीं है, लेकिन सब कनेक्टेड होते हैं आपस में, तो एक ईआरपी बन जाते। क्लियर? तो ये पर्पज है। तो सीआरएम का मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर के सारे इंटरेक्शंस को मैनेज करना, कि कस्टमर से तुम बात भी कर रहे हो, अपॉइंटमेंट भी ले रहे हो, हर चीज कस्टमर के सारे रिलेटेड सारी चीजें मैप सिस्टम में होंगी, सिस्टमैटिक वे में। राइट? तो हर एक सीआरएम में लीड का ऑप्शन जरूर होगा, क्योंकि सेल्स आएगा, वो लीड अगर नहीं है तो हमारे पास तो ऑर्डर कहां से बनेगा, बिजनेस करोगे कैसे? और सेल्स की टीम को भी तो कैप्चर करना पड़ेगा, वो डेली काम क्या कर रहा है, वो डेली मार्केट में जाके घर पे पता लगा सो रहा हो तो ट्रैक करना पड़ता है सिस्टम से, कि तुम कस्टमर से मिलोगे तो डेली सिस्टम में इंफॉर्मेशन डालोगे कि आज तुमने किस कस्टमर से मिले, उसका इंफॉर्मेशन डालो। कस्टमर से मिलने के बाद उसका फोन नंबर इसलिए लोग जरूर लेते हैं, तुम्हारा नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर तो दे दो कम से कम। तो वो लाके वो इंफॉर्मेशन डालेगा, तो रैंडमली कॉल जाती है कस्टमर को कि ये मिल के आया। तो कस्टमर बोल सकता है नहीं आज नहीं परसों आओ, तो सिस्टम आके एंट्री करो, लीड फॉलो अप, कि परसों उसने बुलाया, तो सिस्टम खुद रिमाइंड करेगा आज तुमसे किसको किसको मिलना है, तुम्हें जाना पड़ेगा, इसको फोन करना पड़ेगा। इसलिए सेल्स वाले कभी देखते हो जिस टाइम तुमने बोला होगा उस टाइम पे दोबारा उनका कॉल जरूर आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम में एंट्री कर दी, सिस्टम का काम है रिमाइंड कराना, और उन्होंने वहां पे इन्फॉर्मेशन लिख दिया तो क्या बात करनी है, तो उस टाइम पे आपको कॉल करेंगे, फिर आप बोलोगे नहीं आज ड्राइव कर रहा हूँ, कितने बजे सर कॉल करें, फिर से सिस्टम में चेंज किया, वो फिर से रिमाइंडर आएगा। और ये सारी चीजें तुम जो सेल्स एक्टिविटीज कर रहे हो, तुम्हारा मैनेजर देख रहा है कि हाँ हमारे पास 4 बंदे हैं, 4 किस किस लोकेशन से कौन कौन से कस्टमर से मिलके आए, तुमसे पूछेगा भी तो, घर पे सो हो तो कहाँ से लाया हो। और जब तुम इंफॉर्मेशन सीधे सीधे यही बोलेगा कि तुम जिस जब लोकेशन से कस्टमर से मिले हो वहीं से लेट टैबलेट दे दिया उनको या मोबाइल दे दिया, वहीं से एंट्री करो, तो उनका आईपी एड्रेस और लोकेशन ट्रैक होगा कि सच में वो उस लोकेशन पे था कि नहीं था। घर पे सो के तुम लेट की एंट्री डाल के देखो, पकड़ लेंगे सिस्टम में। क्योंकि बहुत बेवकूफी होती है ना इंडस्ट्री में, वो लोग मिस यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर ही तो है सारे बिजनेस को बढ़ा रहा है, क्योंकि तुम मिस्टेक्स नहीं कर सकते, सिस्टम से बंधे हो, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, हर चीज ट्रैक हो जाएगी। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम ले रहा हूं मैं। सर जैसे हमको जैसे सर्विस नाउ पे टूल पे काम है, अभी हमको अगर उस इंटरव्यू में वैसे बताना हुआ कि इस ये ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मतलब कैसे उनको एक्सप्लेन करना रहेगा थोड़ा सा अगर अब ओवरव्यू। सर्विस नाउ भी देखो, सर्विस नाउ भी एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जिसको तुम कस्टमाइज करके कुछ भी बेच सकते हो उसमें, और कुछ भी सपोर्ट कर सकते हो। तो सर्विस नाउ का सबसे बड़ा जो यूजेस है वो है आईटी ऑपरेशंस में। राइट? तो जैसे वहां पे हर एक कंपनी में जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग, जैसे इंसिडेंट, हाँ। प्रॉब्लम, चेंज मैनेजमेंट। राइट? तो अगर किसी सॉफ्टवेयर में तुम्हें कोई चेंज करना है तो रेदर देन जीरा में जाके एक चेंज मैनेजमेंट रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, वो रिक्वेस्ट की अप्रूवल्स वगैरह होगी, एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा। फिर अब वो चेंज मैनेजमेंट को कन्वर्ट किया जा सकता है प्रॉब्लम्स में, कि ये प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स बन जाएंगे डिफरेंट डेट सारी, तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है कि इंसिडेंट रेज करना पड़े तो इंसिडेंट रेज कर सकते हैं। तो हर एक मॉड्यूल का अपना एक काम है। तो बेसिकली उसमें तुम कर क्या रहे हो वही चीज एक्सप्लेन करना है। जैसे हम लोग को जैसे हमको ऐसे बताना है इंसिडेंट क्रिएट करना, टास्क वगैरह मतलब। राइट।
हाँ तो तो तुम्हें उस वही चीज बताना है कि जैसे तुम्हें इंसिडेंट, जैसे क्या होता है कि हम मॉड्यूल इंसिडेंट की टेस्ट करते हैं, तो अब इंसिडेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज के इंसिडेंट रेज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के इंसिडेंट के बेस्ड ऑन वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रूवल प्रोसेस से जाता होगा, डिफरेंट डिफरेंट टीम को हम असाइन कर सकते हैं। तो असाइन करने के बाद फिर उस यूजर से तुम्हें लॉग इन करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, तुमने उसको क्लोज किया तो ऑटोमेटिकली टिकट मूव कैसे हो रही है, वो एक वर्क फ्लो होगा ना उसका, तो वो वर्क फ्लो एक्सप्लेन करना होता है। अच्छा। बाकी वो ज्यादा घुसेंगे नहीं, क्योंकि वो डिपेंड ये करता है कि अगर मान लो वो सर्विस नाउ के लिए स्पेशली तुमको हायर कर रहे हैं तो इन डेप्थ में, तब इन डेप्थ में जाएंगे वो, राइट। लेकिन अगर वो कैजुअली सिर्फ तुमसे एप्लीकेशन पूछे हैं तो सिर्फ तुम्हें फ्लो बताना है कि किस टाइप का चीजें था, वो जानना चाहते हैं कि तुम, तब उनका और रीजन ये होगा प्रोजेक्ट पूछने कि तुमने सच में काम किया है कि नहीं, क्योंकि काम किया होगा तो तुम प्रोजेक्ट के फ्लो को एक्सप्लेन कर पाओगे, हाँ मतलब और टूल नहीं कैसे काम काम किया है करता तो एक्सप्लेन तो करोगे नहीं, ये अटक जाओगे, कूद है। कूद के तो बता नहीं सकते। हाँ क्योंकि अगर मैं मतलब अभी क्वेश्चन पूछूं नहीं किया है तो अटक जाओगे, क्योंकि मैं फिर घुसूंगा उसमें। तो दो हाँ टाइप के टेक्निक इंटरव्यूअर्स होते हैं, एक वो पकड़ते हैं कि पहले तुम्हें रियल एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो कहाँ से निकलता है, दो क्वेश्चन से। तुम प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो पहले, तो वो प्रोजेक्ट में घुस के तुम्हें जज कर सकता है, या तो तुमसे ये पूछ सकता है तो तुम चैलेंजेस बताओ, पहले तुम्हारा प्रोजेक्ट समझा, अब इस प्रोजेक्ट में तुम जब ऑटोमेशन कर रहे हो तो चैलेंजेस क्या क्या है वो बताओ। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज तक तुम्हें चैलेंज ना मिले, इतने बड़े तो रजनीकांत नहीं हो सकते, राइट। और अगर चैलेंज नहीं आया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और आया तो वो चैलेंज तुम्हारा एक्सपीरियंस बताएगा। अब ये तुम बोलो कि एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते थे, डॉम में दिखता था लेकिन क्लिक नहीं हो पाता था, मतलब अब ये इतना बड़ा चैलेंज हो गया कि तुम फ्रेम नहीं हैंडल कर पा रहे हो। या फिर चलो चैलेंज आया जो स्टार्टिंग में आया था, फिर हमने सोचा क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर हमने जाके कोड में देखा कि कहीं फ्रेम तो नहीं है, तो देखा फ्रेम था तो फ्रेम से हैंडल किया, या फिर बता सकते हो कि फ्रेम भी नहीं था, फिर हमने कोड को एनालिसिस करके देखा तो पता चला शैडो रूप में है। तो शैडो रूट में होता तो एलिमेंट आइडेंटिफाई वैसे भी नहीं होता एक्सपर्ट से, तो तुम अपनी चीजों में फंसोगे अगर गूगल किया है तो, क्योंकि वो टेक्निकल है सामने वाला, वो तुमसे फिर घुसेगा अंदर, अच्छा ठीक है कैसे कैसे किया, तो वो प्रॉब्लम बताओगे। अब अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं मिली है तो प्रॉब्लम का तो दिक्कत है, और सबको इंडस्ट्री में पता है किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इंसान को क्या बतानी चाहिए कि एक्स पाथ में इश्यूज, क्योंकि एक्स पाथ जनरली डायनेमिक है, तो चेंज होने के चांसेस रहते हैं, हम बहुत अच्छे से फिर भी हैंडल कर रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी 20% मेंटेनेंस तो लग ही जाता है जब भी नई रिलीज आती है। क्यों, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि वो बैकएंड में कोई तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए नोड है, एनपीएम है, कोई वर्जन इन्होंने अपग्रेड कर दिया, तो लाइब्रेरीज बैकएंड से चेंज होंगी, तो फ्रंट एंड पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है ना। अब जैसे बेस्ट एग्जांपल जैसे पीएचपी समझते हो आप लोग, पीएचपी में थीम्स वगैरह चेंज हुई, जैसे अभी वी टाइगर का है, अब वी टाइगर में थीम चेंज करके ऑरेंज किया तो बहुत सारे एलिमेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं ना। तो वैसे ही बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा होता है, जैसे सर्विस नाउ है, तो सर्विस नाउ को एक क्लाइंट थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, आप 10 क्लाइंट के लिए दिए हो, 10 क्लाइंट का अलग कस्टमाइज फॉर्म है, तो उसके लोकेटर्स अलग हो सकते हैं, कस्टमाइज जैसे करोगे चीजें चेंज हो जाएंगी। तो वो तुम्हें लेकिन जस्टिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट चैलेंजिंग क्यों है। अब जैसे तुम ये बता सकते हो कि हमारा ये प्रोडक्ट एक ही क्लाइंट के लिए नहीं है, 10 क्लाइंट के लिए है और उसके लिए कस्टमाइज्ड है, तो हमें 10 क्लाइंट के लिए सेम कोड मैनेज करना पड़ता है, अलग अलग कोड नहीं है हमारे पास। तो हम सब में अब और लगा के रखे हैं, लेकिन वो थीम चेंज हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है हमारे साथ। लेकिन इतना भी नहीं होती कि हम ऑटोमेशन नहीं, लेकिन 20% तो फेल होता ही है लगभग। लेकिन उसमें भी हम स्ट्रेटेजी पे स्ट्रेटेजी जब तक चीजों को समझ नहीं पाते हैं तब तक फिक्स नहीं कर पाते, तो डेवलपर से कांटेक्ट करना पड़ता है कि फिर तो चेंज नहीं होगा, मान लो अभी हमने फिक्स किया फिर से, फिर क्या प्रोबेबिलिटी है चेंज होने की और क्या चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज करते हो, तो हम डेवलपर से समझते हैं, फिर उसके हिसाब से क्या चेंजेस होगा क्या नहीं होगा उसके हिसाब से हम एक्सपाथ बनाते हैं। तो मोस्टली फिर एक्सपाथ हम टेक्स्ट बेस लेते हैं, रेफरेंस यूज करते हैं रेदर देन आईडी या सीएसएस सिलेक्टर यूज, सीएसएस या क्लास यूज करने से अच्छा है। तो जो फिक्स रहता है एट्रीब्यूट वो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो हम बेस्ड ऑन लर्निंग सीखते हैं कि क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। और पहले तो बहुत ज्यादा पड़ता था, लेकिन हमने 50% से ज्यादा अब रिड्यूस करके 80% क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, 20% है जो भी जिसपे हम काम किए जा रहे हैं।
तो जैसे जैसे हमें अंडरस्टैंडिंग होती है हम उसका एक्स पाथ वैसे सोच के डायनेमिक चीजें कर रहे हैं। सिंपल है। दूसरा चैलेंज, यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द डेटा। डेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर एक एप्लीकेशन का। अगर डेटा ही तुम्हारे पास वैलिड नहीं होगा तो तुम टेस्टिंग कर ही नहीं सकते। समझ गए? अब जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में तुम्हें आईफोन खरीदना, आईफोन है ही नहीं उसके अंदर, टेस्टिंग होगी भाई? तो हर एक डेटा का अलग डिलीवरी मोड होगा ना। जैसे आईफोन खरीदा तो आईफोन का डिलीवरी मोड अलग है, लेकिन अगर आपने एंटीवायरस खरीदा तो एंटीवायरस घर पे नहीं डिलीवर होगा, वो तुम्हारे मेल पे लिंक आएगा, वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हर एक प्रोडक्ट का डिलीवरी मॉडल भी तो चेंज होगा। किसी प्रोडक्ट में इंस्टॉलेशन भी चाहिए। जैसे आईफोन आया, आईफोन आ गया घर पे, कोई मतलब नहीं उसके बाद। लेकिन अगर एसी खरीदा है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट रेज करेगा थर्ड पार्टी कंपनी को कि भाई उसका इंस्टॉलेशन भी करना है, क्योंकि जिम्मेदारी फ्लिपकार्ट की है। तो हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से फ्लो भी तो चेंज हो रहा है ना। अब सपोज करो वोल्टास फ्रिज का तुम्हें टेस्टिंग परफॉर्म करनी थी, फ्रिज का ये वर्क फ्लो है, फ्रिज डेटा है ही नहीं डेटाबेस में, टेस्टिंग होगी? तो पहले डेटा बनाना पड़ेगा फ्रिज का, फ्रिज की फंक्शनैलिटी का एक वोल्टास का डेटा उसमें ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट के अंदर, उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तब फ्रंट एंड से यूजर सर्च करेगा, तब तो वो फ्लो बनेगा। क्योंकि डेटा नहीं है तो टेस्टिंग कैसे होगी? क्योंकि डेटा पे फ्लो बन रहा है। समझ गए? तो डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो डेटा के चैलेंजेस होते हैं कि जो हमारे पास, अब लेकिन ई कॉमर्स में ऐसे बोलोगे तो डेटा तो बना सकते हो ना। तो हाँ, जनरली डेटा हम बनाते हैं, या फिर जनरली प्रोडक्शन का डेटा हम मास्क करते हैं। या प्रोडक्शन पे डेटा रहता है, उसको मास्क करने का मतलब इनक्रिप्ट करते हैं एक तरीके से कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगी। राइट? तो जैसे क्रेडिट कार्ड का भी नंबर होगा, मास्क होगा। लेकिन प्रोडक्शन रेफरेंस डेटा भी हम यूज कर लेते हैं टेस्टिंग में, लेकिन वो डेटा एक्चुअल नहीं होता, मास्क डेटा होता है। लेकिन उसमें भी हमें कभी कभी नया सिनेरियो आया तो प्रोडक्शन पे भी तो करना ही होगा ना वो, तो वो डेटा हमें प्रिपेयर करना होता है रन टाइम पे। तो कभी कभी डेटा का चैलेंज रहता है, तो डेटा की भी हैंडलिंग करनी पड़ती है। तो वो डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, तुम्हारे प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर तुम खुद ही काम कर रहे हो तो सिंपल सा, जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको तो चैलेंज ही नहीं चाहिए, उनको तो खुद पता है कि क्या चैलेंज है। तो वही चैलेंज आपका जो मैनुअल का चैलेंज है वही बताना है ऑटोमेशन में। क्योंकि ऑटोमेशन में कुछ नहीं है, वही जो तुम मैनुअल टेस्ट करने में तुम्हें चैलेंज आता है वही तो स्क्रिप्ट के थ्रू भी करेगा। तो स्क्रिप्ट कहाँ से सब चीजें कर लेगा? तो मैन्युअली डेटा हमें फीड करना पड़ता है स्क्रिप्ट में, तो वो बोलेगा इसको डायनेमिक क्यों नहीं कर सकते? ये भी बात सही है। तो डायनेमिक अगर फ्लो तुम्हें समझ में आएगा, डेटा जनरेट कैसे होता है वो, या डेटा हम डेटाबेस में डाल कैसे रहे हैं, कॉन्फ़िगर कैसे कर रहे हैं, तो उसको भी ऑटोमेट कर सकते हो। डेटा इंजन बना सकते हो अलग से। तो ये रियल यूज केसेस है। जब तक तुम अपने प्रोजेक्ट को रियली मुझे नहीं समझाओगे तब तक हम रियल टाइम पे आपको कैसे आंसर करेंगे? तो आई कैन गिव यू द जेनरिक आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करेंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए, और इन फ्यूचर वो आना भी नहीं चाहिए। That's not related to the automation, but it's like an answer, क्योंकि this is the real time problem। हर कंपनी में प्रोडक्शन लीकेज तो है, राइट? तो प्रोडक्शन लीकेज को फिक्स करने का एक ही तरीका है, क्या? अरे भाई, लीक हुआ तो इंसिडेंट तो रीज होगा, ये होगा ऑफकोर्स। क्योंकि प्रोडक्शन पे फटा कोई चीज तो वो तो आएगा ना सबके पास। तो सबके पास आएगा तो सबसे पहले अब उसको ड्राइव करना स्टार्ट होगा। क्यूए के पास सबसे पहले आएगा कि भाई काहे नहीं टेस्ट किया भाई? तो क्यूए बोलेगा कि ये तो सिनेरियो हमारे पास था ही नहीं, प्रॉब्लम ये। तो अब ये हो भाई, सिनेरियो क्यों नहीं है तुम्हारे पास, ये क्यों नहीं टेस्ट किया? तो भाई इसका रिक्वायर, तुम बोलोगे इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी हमारे पास। भाई जब अब होता क्या है, हम टेस्ट केस कहाँ से लेकर आए? रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट मिसिंग है तो हम टेस्ट केस मिस कर देंगे, या फिर टेस्ट केस था, टेस्ट नहीं किया तो फटा, तुम फट गए। या तुम ये बोल सकते हो कि ये हमारे पास टेस्टिंग में उस टाइम पास हुआ था, हमारे पास एविडेंसेस है, हो सकता है डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, गलत फाइल अपलोड हो गई हो। तो वो पहले तो फाइंड करो रूट कॉज। रूट कॉज फाइंड आउट करने के बाद अब उसके फिक्सेस ये हो सकते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम अगर जहां पे फटा हो, क्यूए में फटा है, कि रिक्वायरमेंट में फटा है, कि डेवलपर से दिक्कत हुई है, वॉट एवर,
तो पहले आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद एक स्ट्रेटेजी बनाओ, इसको इंप्रूव कैसे कर सकते, रोक नहीं सकते तुम, लेकिन इसको इंप्रूव किया जा सकता है। इंप्रूव करने का मतलब ये हो गया अर्ली इन द गेम टेस्टिंग शिफ्ट लेफ्ट क्यों आई, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर तुम डायरेक्ट यूएटी में टेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास टाइम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, एम्प्लॉय कम है, तो चीजें कम टेस्ट होंगी। लेकिन अगर पहले ही गेम में तुम स्टार्ट कर दिया टेस्टिंग, तो चांसेस है ना कि पहले से पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो चीज तुमने पहले से एक बार राउंड टेस्ट कर लिया उसको तो इधर हल्के में लोगे ना, अलग से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसीलिए कई टाइप की टेस्टिंग आ जाती है, कभी कभी मंकी टेस्टिंग, गोरिल्ला टेस्टिंग। तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तुम्हें लगानी पड़ेगी कि एक तो टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी ये होती है कि जो तुमने लिखा हुआ है एक प्रोसेस में कि यही हमें कवर करना है टेस्ट मैट्रिक्स में, तो you can cover those, definitely you have to cover this regression entire pack, right, whatever is mentioned here. But apart from that you can perform monkey gorilla testing to different type of UAT testing. On UAT you can perform as a customer, right, कि differently कुछ मिल सकता है, randomly सोच सकते हो आप। लेकिन उसके अलावा भी है, आप ये भी नहीं बोल सकते कि क्यूए को इनफ टाइम मिलना चाहिए सोचने के लिए, कि ज्यादा टाइम मिलेगा ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे ज्यादा टेस्ट लिखेंगे, ये भी गलत है। तो वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली फिर हमें एक्सपर्ट्स, तो यहाँ पे चाहिए होते हैं एक्सपर्ट्स, मतलब डोमेन एक्सपर्ट्स, कि पर्टिकुलर टेस्टर्स जो है उनको प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट को प्रॉपर समझ पाएंगे और वो उस हिसाब से टेस्टिंग कर पाएंगे। किसी को भी बैठा के टेस्ट नहीं कर सकते, और जो टेस्ट केस लिख रहा है उसको रिव्यू होना चाहिए कि सारी चीजें कवर्ड हुई कि नहीं हुई, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स लगाओ, फॉलो हो रहा है कि नहीं, रिक्वायरमेंट लेवल पे भी टेस्टिंग लगाओ कि सारे रिक्वायरमेंट कवर्ड है कि नहीं है, हर लेवल पे एक रिव्यू प्रोसेस लगाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ, वहां से क्वांटिफाई करो चीजों को कि हो रही है कि नहीं। तो हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्रोसेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज द वे ऑफ इम्प्रूविंग एटलीस्ट। फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर नया आया तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। गारंटी हर स्प्रिंट में प्रोडक्शन लीक कराओगे, कंपनी वाले छोड़ निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो नाउ इट्स अप टू यू। अगर आप 3-4 साल से काम कर रहे हो, इफ यू आर इनफ कॉन्फिडेंट कि आप अपने फ्रेमवर्क बना सकते हो, डेफिनेटली यू हैव टू explain that. Yeah, I designed this framework. So I have designed the Cucumber framework. Okay, now you can explain your framework. So first of all, what you did, right? Similarly, you can visualize them, right? First of all, I have direct कहाँ से फीचर में पहुंच गए। First of all, visualize them. Exactly क्या किया? First of all, I created the Maven project. So once you have created the Maven project, Maven already gives you the some structure like SRC test Java, SRC test main, SRC test resource, along with that pom.xml. Then first step, what you did in pom.xml, first we have added all the dependency. So dependency like Selenium, maybe if you are using TestNG, Cucumber dependencies, extend dependencies, whatever. So all those dependencies, first of all, you have added those dependency. Then you have created one folder under SRC test resources. That folder name is features. In that folder, we have created the feature file using .feature extension, right? Like, I can give you example. So just we have a login feature. So there we have written the feature, then multiple scenarios based on that. So this is the feature file. Then second step, then SRC test Java, I have created one package, right? That is called step definition, right? Where we have to write all those steps along with feature files. Whatever the steps mentioned in feature file, corresponding, we have to write the steps over there. Then we have created another package that is called test runner, where we have created one class, Java class, that is called test runner. In test runner, we are using the Cucumber options. So we have passed all those like feature locations, blue keyword, tags, plugins, whatever, right? So this is the third thing. Then you have created one more package that is called page object model, like pages. So because you have created that, because you have implemented the page object model design pattern for automation, then you have created pages package where you have created based on the applications, you have created all those classes like login, home page, dashboard, create date. These are the examples, right?
So now you have created another package that is called utility, where you have written all those utilities functions. Like suppose if you want to perform the click operations, send keys operations, right? So for performing send keys, we have written the functions like set text, then click element, right? So we have written generic functions over there. So these are the overall structures. Now, if you want to onboard the test cases, so what could be the sequence? So sequence could be first we have to write the gherkins. Then we have to convert those gherkins into the step definitions, right? Then each step definitions, we have to call the particular pages wherever the functionality involved. And then we have to call that functions pages, and within the pages, we have to write the pages functionality, right? Use where we are defining the locators using the find by, or we are using also the page factory there, right? So we are defining all those functions there. We are maintaining locators there, and we are calling utility functions within that pages. And directly we are calling that function into the step definitions. So this is the way of connecting the dots. And each utility function itself have a reporting mechanism, right? We have already integrated the reporting concept like extent. So once suppose we are calling the function like click, once click will perform the operation, automatically it will write the step into the extent report, like it is performed successfully or not. And for data point of view, so in SRC resources, we have created a folder that is called data, where we have kept the Excel file where we have stored all those data. And for reading those data, we are using the Philo concept. So Philo is a concept like similarly, as we connect to the database, we are connecting with that, and based on the like select star from sheet name, we are reading those data and we are storing those data into the map of map, right? And whenever required, we can call it, we can fetch the data from that map, right? Then if they want to go in depth configuration, then for configuration, you have created the config file where you are maintaining all those URLs and credentials, right? So might be they will ask the two tricky questions, how you are managing your drivers. Then you can say you have created the any manager class, web driver manager, not web driver manager. You can driver manager. You can explain. You have created one more wrapper that is called driver manager, right? And you have extended that into the all the steps definition classes. Just we have the base test, base definition, right? So base definition that we are managing here. So we have a base definitions, and that is extended into the all the step definitions. From there we are managing. Then again they can ask the another questions, how you are managing page objects. Means suppose if you want to call login page, so you have to create the object of login page, but you can don't call it multiple times. So again, I have also created page object manager class, where that class is we have inherited into the all the pages, right? So by that way, we don't need to create the object of pages multiple times. If it is already created, we are directly utilizing it. So we have both the managers over there. You have actually expand your framework. So properly what you did, you have to explain accordingly so that that person can visualize. इमेजिन करो तुम्हें विजुलाइज हुआ कि नहीं चीजें कैसे हो रही हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बताऊंगा, तुमने किया है, तुमने विजुलाइज कर लिया, सामने वाले को नॉलेज होगा तो विजुलाइज करेगा। अगर वो विजुलाइज हो गया तो वही तो बताना था, उसको समझ में आ गया ना चीजें कैसे हो रही हैं, तुमने सारी चीजें उसको तो बता दिया। अब कुछ भी बोलोगे तो अलग बात, तो स्टेप में चलने का, समझी? अच्छा उसको मजा आ रहा है, नहीं रोक रहा है तो करो, तुम भी एंजॉय करो, बुझ जाओ अंदर, खुद ही जंप करेगा इधर उधर, नहीं तो तुम चुप कहाँ, फ्रेमवर्क छोटी चीज थोड़ी ना है। तुम्हें अगर स्टेयरिंग पे बैठा दिया, अब पहली बार गाड़ी चलाने को मिल रही है, तो जब तक पेट्रोल नहीं खत्म होगा तुम थोड़ी ना निकलो, जहां तक जा सकते हो, खुद ही खोजेंगे लोग। सिंपल सी बात है, वो स्टॉप करेंगे। और तुम भावनाओं में बह चुके हो ना, अंदर घुस गए ना तुमने फ्रेमवर्क के, निकलोगे कैसे अब बिना पूरा बताए? अगर एक चीज में मिस हो गया तो भाई गलत हो जाएगा ना तुम्हारी तरफ से आंसर, कि तुम्हारे फ्रेमवर्क में ये नहीं है, तो तुम्हें सारे फीचर्स बताने पड़ेंगे उसको। और अगर बोलता है ओके ओके ओके, बट उसको लास्ट तक बताओ, वी हैव आल्सो इंप्लीमेंटेड डेटा इन एक्सेल,
कॉन्फ़िगरेशन थिंग्स, रिपोर्टिंग एक्सटेंट, ओके ओके ओके, तो वो हिम्मत होगी तो फिर घुसेगा, तो आओ ले चलते हैं। डेटा में आया एक्सेल, पहले अपाचे पीवाई था, फिलो लगा दिया, फिलो का कोड बताना शुरू कर दो। मैप में लाया, मैप ऑफ मैप कैसे स्टोर किया वो शुरू कर दो, ले जाओ उसको खिलाओ पिलाओ। तुम तो चाहते हो ना कि इधर आए वो तुम्हारे एरिया में, आ जाए तो बस घुमाओ उसको। एक रियल टाइम ये था कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है कि फ्रेमवर्क बना बनाया पड़ा है, हाँ तो ठीक है, कौन से फाइल ऐसा टेस्टर हमें एक्सेस करने नहीं दे रहा, और जब फ्रेमवर्क है तो फ्रेमवर्क पूरा ही एक्सेस करने को मिला ऑब्वियसली। तुम उसमें ये कर सकते हो कि मोस्टली तुम्हें एक्सेस तब नहीं होगा अगर तुम अच्छे डेवलपर नहीं हो, तो मे भी तुम्हें सारी चीजों की जार फाइल मिल जाए, जैसे जो लाइब्रेरीज है यूटिलिटीज है उसमें तुम चेंज ना कर पाओ, तो उसकी यूटिलिटीज मिल सकती है, तुम इसको एडिट नहीं कर सकते मे बी, अगर वो फ्रेमवर्क एनफ मैच्योर है तो। लेकिन तुम्हारे हिसाब से ऐसा लगता है तुम कस्टमाइज कर लो, अपना लिख लो खुद का कोड, फ्रेमवर्क वही रहेगा, तो उसमें डेटा कैसे लेना है, रिपोर्ट कैसे बनना है, वो सब फ्रेमवर्क लेवल पे हैंडल्ड है, तो हो सकता है कि उसका एक्सेस ना हो तुम्हें ना। तो तुम सिर्फ तुम्हारे पास जितना एक्सेस है कि तुम फीचर फाइल क्रिएट करते हो, पेजेस क्रिएट करते हो, ठीक है, फंक्शंस पहले से बने उनको कॉल करते हो, तो पेजेस और फीचर फाइल्स और स्टेप डेफिनेशन ये तुम्हारा तीन ही काम है, बाकी चीजें बनी बनाई है डेटा के लिए, पहले से ही कंसेप्ट इंप्लीमेंटेड है, सिर्फ डेटा हमें डालना होता है, रेडी सब अपने आप करता है, बट वो घुसेगा फिर भी पूछेगा, तो इससे अच्छा है कि तुम दूसरे के फ्रेमवर्क में जाने से अच्छा है कि क्या रैपर है क्या नहीं है, बोले साला अपने अपन ने बनाया है, तो तुम निकल जाओगे ना उधर से आराम से, कि जब हमें सब आता ही है तो तुम्हारा फ्रेमवर्क बना बनाया भी होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, हम देख लेंगे। इस कवरेज 94% है, 90 से नीचे आया, वो किस लिए रहता है, मतलब अब टेस्ट कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दो टाइप के टेस्ट कवरेज होते हैं, एक होता है ओवरऑल एप्लीकेशन का कवरेज और एक होता है ऑटोमेशन कवरेज। तो जैसे सपोज करो कि आपके पास 1000 टेस्ट केसेस हैं टोटल, लेट्स से एग्जांपल, तो 1000 के 1000 अगर आपने ऑटोमेट कर दिया तो पूरा प्रोडक्ट था जिसके फीचर्स या टेस्ट केसेस 1000 थे, 1000 के 1000 ऑटोमेशन हो गए, तो आपका कवरेज 100%। अब उस 1000 में से हो सकता है कि 200 टेस्ट केस ऑटोमेट नहीं हो सकते, 200 टेस्ट केस ऑटोमेट नहीं हो सकते, ऐसा भी तो हो सकता है कि 200 टेस्ट केस ऑटोमेट नहीं हो सकते, तो तुमने कितना किया 800, तो तुम्हारे पास ओवरऑल एप्लीकेशन का कवरेज कितना है ऑटोमेशन में 80%, बट ऑटोमेशन कवरेज 100% है, क्योंकि जितना ऑटोमेटेबल था वो हमने कर दिया, लेकिन ओवरऑल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ से 200 टेस्ट केसेस ऑटोमेट नहीं कर सकते थे, इसलिए ओवरऑल एप्लीकेशन का कवरेज ऑटोमेशन में 80% है। और बिकॉज ऑफ दिस 80% 100% इसलिए नहीं क्योंकि 200 नहीं हो सकते, यू कैन जस्टिफाई, राइट। तो वो होते हैं कोड कवरेज, तो कोड कवरेज, ब्रांच कवरेज, वो सब सारी चीजें डेवऑप्स के पाइपलाइन से आएंगी, तो वो उनका कोड कवरेज चेक करेगा कि कितना है, वो यूनिट टेस्ट से होगा, माइनस मार देगा, इसीलिए उनको पता चल जाता है राइट, हाँ, और कितना कवर किया वो भी बता देगा, तो कोड कवरेज इसीलिए सोनार क्यूब वगैरह लगा के रखा जाता है कि ये सब चीजें उसके थ्रू होके जाएंगी जो कि चीजें टेस्ट करेंगे। इट्स डिपेंड, अभी अगेन मान लो कि तुम टेस्ट केस कैसे लिखते हो, जैसे मान लो कि तुम्हें बोला गया लॉगिन पेज है तुम्हारे पास, लॉगिन फंक्शनैलिटी, मैंने एक एग्जांपल लिया, लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट करना है, तुम पहला टेस्ट केस में कैसे कैसे लिखोगे, नेगेटिव, एक एग्जांपल दो, पहला पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने पहले क्या लिखा, एक टेस्ट केस लिखा कि एटलीस्ट हम यूजर नेम के फील्ड में यूजर नेम डाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये हुआ, फिर पासवर्ड में, फिर ऐसे ऐसे करके यूजर नेम फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, उसका लेबल भी दिख रहा है कि नहीं, ये एडिटेबल है कि नहीं, अब ये सब एक छोटे छोटे टेस्ट केसेस हो गए, राइट। अगर इस टाइप के टेस्ट केसेस हैं तो टेस्ट केसेस के लिस्ट के सामने आप क्या सेट करो, कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये चीज बताने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉम्प्लेक्सिटी सेट करना होगा, तो एक्सेल में पहले सारे टेस्ट केसेस लिए और उसके आगे एक कॉलम बना दो कॉम्प्लेक्सिटी, तो बेस्ड ऑन टेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करो,
तो अगर आप किसी टेस्ट केस को ऑटोमेट करने में 1 घंटे के अंदर ऑटोमेट होता है तो दैट टेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इज लो। तो भाई सिर्फ टेक्स्ट फील्ड को वैलिडेट करना था, 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? लो। अब अगर किसी टेस्ट केस को ऑटोमेट करने में लेट्स से 1 घंटे से ऊपर पर 2-3 घंटे लग रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? मीडियम। और किसी टेस्ट केस को मोर देन 4-5 आवर्स लग रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? हाई। अब तुम्हें तो पता हो जाएगा टेस्ट केस देख के, लो हाई लो हाई लो हाई। तो सिंपल सा अब तुमने दिमाग लगाया कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी लो है सबकी, राइट, तो एक दिन में लेट से हम 10 to 15 कर सकते हैं, सिंपल। अगर कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम है तो हम 5 to 10 कर सकते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्सिटी हाई है तो 1 to 5 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा टेस्ट केसेस है। और अब वो पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी का फैक्टर तुमने कैसे निकाला, तुम कैसे डिसाइड करते हो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो कॉम्प्लेक्सिटी मैटर्स, राइट। तो तुम ऑटोमेशन के हिसाब से सोचो कि किसी टेस्ट केस में टाइम ज्यादा कैसे लग सकता है। नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ लोकेटर्स तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लाइंस के कोड ज्यादा लिखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ वैलिडेशंस लगाने पड़ेंगे, तो टाइम लगेगा। फिर उस टेस्ट केस पे डिपेंडेंसी किसी दूसरे पे तो नहीं है, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो प्रीकंडीशन डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है। डिफाइंड है तो उसको कॉल कैसे करेंगे यहाँ पे। फिर डेटा, डेटा पहले से है कि डेटा रन टाइम पे हमें जनरेट करना है, या डेटा हमें डेटाबेस से फेच करना है। तो ये सारे मैटर्स हुए। तो ये टोटली डिपेंड करता है दिस पैरामीटर्स पे कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें नंबर ऑफ स्लाइड्स के कोड फंक्शंस कॉल करने पड़ेंगे, लोकेटर्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे, वैलिडेशंस असर्शंस लगाने पड़ेंगे, राइट। फिर डेटा डिपेंडेंसी अगर है कि नहीं है। तो ये सारे कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिसके बिहाफ पे हम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करते हैं, कि जिसमें कम है, जैसे सिंपल सा एक सेम वर्ड में बोल सकते हैं कि अगर कोई टेक्स्ट को ऑटोमेट करने में विद इन आवर्स हम कर पाते तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने लो करती है, सिंपल पे। कोई टेस्ट केस मोर देन 1 hour बट 3 और 4 आवर्स में हो रहा है तो उसको कॉम्प्लेक्सिटी को हमने मीडियम कर दिया, और उससे ज्यादा टाइम लगता है तो हाई कर दिया। और कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बनाने का। तो एक दिन में ऑन एन एवरेज हमारा 8 to 10 टेस्ट केसेस होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर डिप्लोमेटिक वे में आंसर करना है तो वो इसीलिए मैंने पूछा कि तो तुम्हारा टेस्ट केस कैसा है। अब मान लो अगर एक टेस्ट केस ऐसा है कि वेरीफाई लीड क्रिएशन एंड टू एंड, तब उसमें क्या हो गया, या वेरीफाई ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। अब इसमें क्या होगा, साला साइन अप करोगे, लॉग इन करोगे, ऑर्डर सर्च करोगे, पूरा ऑर्डर प्लेस करोगे, एंड टू एंड हो गया ना ये। अब ये एंड टू एंड होगा तो एक टेस्ट केस में हो सकता है 2 दिन भी तो लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो तुम अगर बता भी रहे हो ज्यादा टाइम तो तुम्हें उसके हिसाब से बताना पड़ेगा कि ये एंड टू एंड है कि छोटे छोटे टेस्ट केसेस है, वैलिडेशंस के हिसाब से, यूआई वैलिडेशंस के, ठीक है। तो वो तुम्हें अकॉर्डिंगली बोलना है। अब 1000 टेस्ट केसेस अगर तुम बताते हो तो सामने वाला लगता है ठीक है। अब वो पूछता ज्यादा है, उसको अगर तुम्हें लगा कि वो ज्यादा बता रहे हो, क्या पता उसको नहीं पता, उसको ज्यादा लगता है तो उसको बताना these are the like we have a limited end to end but mostly we have a small test cases like verify username field, password field, drop down values, mostly we are verifying the elements over there on UI। तो इस वजह से टेस्ट केसेस ज्यादा है, ऐसे भी हो गया। और अगर 300 बता दिया, कम बताया, इसको कम लगा, जस्ट 300, so those are the end to end scenarios, complex नहीं, end to end flows। कि आईफोन का एक है, फ्रिज का अलग है, एंटीवायरस का अलग है, ऐसे हमने फ्लोज बनाए हुए हैं पूरा। फिर सबके लिए फिल्टर अलग अलग है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। डन, नेक्स्ट। अब टाइम नहीं आज हमारे पास, और ऐसे लिख के रखो, कल करते हैं, कल पूरा फॉर्म में चलते हैं। मजा आया?